हेलो स्टूडेंट। और एक क्वांटिटी यहाँ पर ऐसी होती है स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग। ओके, तो स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग। ओके, तो स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग पे भी हमेशा एक क्वेश्चन हमारे एंडसम एग्जाम में पूछा जाता है, स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग और उसके बाद में स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग। ओके, तो स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग को हम इंडिकेट कर देते हैं कैपिटल बी ए बी। ओके, और स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग को हम इंडिकेट कर देते हैं स्मॉल ए सी, एम्पियर कंडक्टर्स। ओके, तो यहाँ पर ये साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये जो है कैपिटल बी, सो कैपिटल बी हमें हमेशा से ही फ्लक्स डेंसिटी को इंडिकेट करते हैं एज पर अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ओके, फ्लक्स डेंसिटी यानी कि क्या होता है, इट्स अ फ्लक्स पर यूनिट एरिया। ओके, सो यहाँ पर फ्लक्स पर यूनिट एरिया इस तरह से हम बता देंगे। ओके, तो यहाँ पर एवरेज फ्लक्स डेंसिटी है, यानी कि यहाँ पर एवरेज फ्लक्स पर यूनिट एरिया हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर मुझे यही आपको बताना है कि यहाँ पर हम बी के बारे में अगर बात कर रहे हैं, यानी कि स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग के बारे में अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो उसका मीनिंग हो जाएगा इट्स ऑल अबाउट द फ्लक्स। ओके, सो फर्स्ट प्रायोरिटी हम इसे दे देते हैं स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग को। तो स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग पे कौन से पैरामीटर्स हमारे अफेक्टेड होते हैं वो यहाँ पर हमें देखना है। ओके, तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि चॉइस ऑफ स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग में सबसे पहले हम देख लेंगे लॉसेस। लॉसेस में से सबसे पहला लॉसेस यहाँ पर हो जाएगा आयरन लॉसेस। ओके, सो फर्स्ट लॉस इट्स ऑल अबाउट द आयरन लॉस। ओके, जैसे कि हमें मालूम है कि आयरन लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लक्स डेंसिटी इन द एयर गैप। ओके, आयरन लॉस के बारे में हम बोल रहे हैं कि आयरन लॉस क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लक्स डेंसिटी। ओके, तो अगर हम चॉइस अगर हमारी लार्ज होती है, स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग की चॉइस हमने अगर लार्ज अमाउंट में ले ली, तो हमारे आयरन लॉसेस क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। ओके, तो फॉर आयरन लॉसेस, इन ऑर्डर टू रिड्यूस दैट आयरन लॉसेस, तो हमें स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग जितनी कम हो उतनी अच्छा है। ओके, सो इन ऑर्डर टू रिड्यूस द आयरन लॉसेस वी हैव टू रिड्यूस द स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग। ओके, सो स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग, जब भी मैं आपको ये वर्ड्स बता रहा हूं तो आपको ये समझना है कि स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग इज नथिंग बट द फ्लक्स पर पोल, यानी कि पर पोल कितने फ्लक्स वहां पर जनरेट होने वाले हैं। सो स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग अगर हम रिड्यूस कर देंगे तो आयरन लॉसेस तो रिड्यूस हो जाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ हमारे फ्लक्स पर पोल जो भी है वो भी क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। ओके, तो वो भी अफेक्शन हो जाएगा। तो हम इसे जीरो भी नहीं कर सकते या फिर इसे इनफाइनाइट यानी कि सबसे ज्यादा भी नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि अगर हमने बढ़ा दिया तो फ्लक्स पर पोल भी बढ़ जाएंगे लेकिन आयरन लॉसेस भी बढ़ जाएंगे। अगर इसे हमने जीरो कर दिया तो लॉसेस तो यहाँ पर जीरो हो जाएंगे, जो कि आयरन लॉसेस है वो जीरो हो जाएंगे, लेकिन हमारे फ्लक्स पर पोल भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इट इज नॉट डिजायरेबल। तो इसीलिए हमें चॉइस करना पड़ता है, इसे हम बहुत ही मिनिमम भी नहीं कर सकते और बहुत ज्यादा मैक्सिमम भी नहीं रख सकते। तो एवरेज हमें फ्लक्स डेंसिटी वहां पर रखनी होती है। सो एवरेज स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग की चॉइस हमें यहाँ पर करनी है एज पर अकॉर्डिंग टू दिस पैरामीटर। तो फर्स्ट जो है आयरन लॉसेस की आपको ये बताना पड़ेगा कि आयरन लॉसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लक्स डेंसिटी इन द एयर गैप एंड हेंस एन इंक्रीज वैल्यू ऑफ द एयर गैप डेंसिटी रिजल्ट्स इन द इंक्रीज इन द आयरन लॉसेस। ओके, बाद में हम बात करेंगे इफिशियंसी की। ओके, तो जैसे हमें मालूम है कि इफिशियंसी जो होती है वो लॉसेस से क्या होती है, इनवर्सली रिलेटेड होती है। अगर लॉसेस बढ़ गए तो इफिशियंसी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अगर लॉसेस डिक्रीज हो गए तो इफिशियंसी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ओके, सो ऑब्वियसली यहां पर हम ये बोल सकते हैं कि स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इफिशियंसी। क्यों, क्योंकि अगर लॉसेस बढ़ गए तो बीएवी भी बढ़ जाएगा, लॉसेस बढ़ गए तो बीएवी यानी कि स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग बढ़ जाएगा, और स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग बढ़ गया तो इफिशियंसी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। इसीलिए से हम यहाँ पर कंक्लूड कर सकते हैं कि इफिशियंसी और स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग आर इनवर्सली रिलेशन टू ईच अदर। तो अगर इफिशियंसी हमें बढ़ानी है, इफिशियंसी अगर हमें बढ़ानी है तो
स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग जो है वो हमें कम से कम करनी होगी। ओके, तो यहाँ पर भी हमें चॉइस करना पड़ेगा, लेकिन आपको एफिशिएंसी में सिर्फ इतना ही बताना है कि एफिशिएंसी इज डिपेंड अपॉन द लॉसेस एंड लॉसेस which is depends losses which is also correlated with the specific magnetic loading as a directly proportional। तो ये आपको दो तीन से स्टेटमेंट इस एफिशिएंसी के बारे में इसमें बताना है, चॉइस ऑफ द स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग के बारे में। ओके, तो एफिशिएंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बीएवी हो गया। ओके, थर्ड पैरामीटर हो जाएगा पावर फैक्टर। देखो थर्ड पैरामीटर पावर फैक्टर्स। ओके, तो जैसे कि हमें मालूम है कि पावर फैक्टर्स, जैसे कि हमने अभी लास्ट वीडियो में भी देखा था कि पावर फैक्टर क्या होता है। पावर फैक्टर का इफेक्ट एयर गैप से, एयर गैप के बारे में देखो, लेंथ ऑफ एयर गैप अगर बढ़ गई तो पावर फैक्टर क्या हो जाता है, डिक्रीज यानी कि पुअर हो जाता है। ओके, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर लेंथ गैप जो डिपेंड्स है वो लेंथ गैप के लिए फ्लक्स डेंसिटी पर यूनिट यानी कि फ्लक्स कितने हैं हमारे एयर गैप में उस पर डिपेंड है। और यहाँ पर फ्लक्स बढ़ाने के लिए डेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी इन द एयर गैप बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एमएमएफ बढ़ाना पड़ता है। और एमएमएफ बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मैग्नेटाइजिंग करंट बढ़ाना पड़ता है। ओके, सो मैग्नेटाइजिंग करंट यहाँ पर बढ़ जाएगा। सो अगर मैग्नेटाइजिंग करंट अगर बढ़ गया तो हमारा पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, पुअर हो जाएगा, यानी कि डिक्रीज हो जाएगा या फिर पुअर बोल सकते हो आप। ओके, तो ये रिलेशन है कि एयर गैप में हमारी फ्लक्स बढ़ाने के लिए, फ्लक्स की बात हो रही है, फ्लक्स बिटवीन द एयर गैप। ओके, फ्लक्स बढ़ाना है तो एमएमएफ बढ़ाना पड़ेगा, एमएमएफ बढ़ाना है तो मैग्नेटाइजिंग करंट वहां पर बढ़ेगा, और मैग्नेटाइजिंग करंट डायरेक्टली अफेक्ट करेगा हमारे पावर फैक्टर को, अफेक्ट करेगा यानी कि पुअर पावर फैक्टर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हम ये रिलेट कर सकते हैं कि फ्लक्स अगर बढ़ाना है तो पावर फैक्टर क्या होता है, उससे डायरेक्टली अफेक्ट होता है, पुअर हो जाता है। तो यहाँ पर भी हम पावर फैक्टर और बीएवी यानी कि स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग की बात कर रहे हैं। तो स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग यानी कि फ्लक्स पर पोल, अगर फ्लक्स पर पोल यानी कि स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग अगर हमने बढ़ा दी तो क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग बढ़ा दी यानी कि फ्लक्स पर पोल बढ़ा दिए तो हमारा पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, इफेक्ट हो जाएगा, पुअर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आपको ये एग्जाम के लिए याद रखने के लिए मैं यहाँ पर ये कर देता हूँ कि जो बीएवी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टू द पावर फैक्टर्स। ओके, तो इस तरह से हमें पावर फैक्टर्स यहाँ पर मिल जाएगा। और उसके बाद में जो फोर्थ पैरामीटर से ये आ जाएगा हमारा ओवरलोड कैपेसिटी। ओके, सो फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था, प्रीवियस वीडियो में कि जो ओवरलोड कैपेसिटी है विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एक्सएल, यानी कि लीकेज रिएक्टेंस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हमारी ओवरलोड कैपेसिटी। ओके, ये रिलेशन हो गया लीकेज रिएक्टेंस। अब लीकेज रिएक्टेंस का रिलेशन हम स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग के साथ कैसे लगाएंगे, तो देखो आप कैसे, तो देखो यहाँ पर स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग को आपको समझना है कि फ्लक्स पर पोल होता है। ओके, सो फ्लक्स पर पोल अगर स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग हमने बढ़ा दी तो फ्लक्स पर पोल भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर फ्लक्स पर पोल अगर बढ़ गए तो हमें कम से कम नंबर ऑफ टर्न्स वहां पर लगेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स हमें कम लगेंगे। ओके, रिक्वायरमेंट उनकी कम हो जाएगी। अगर नंबर ऑफ टर्न्स उनके अगर कम हो गए तो जो लीकेज रिएक्टेंस है, जो भी लीकेज है वो भी कम हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि अगर बी बढ़ गया यानी कि स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग अगर बढ़ गया तो फ्लक्स भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर फ्लक्स बढ़ जाएगा तो एक्सेल यानी कि लीकेज रिएक्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्सेल जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, और एक्सेल अगर डिक्रीज हो जाता है तो यहाँ पर ओवरलोड कैपेसिटी हमारी बढ़ जाएगी, यानी कि लार्ज अमाउंट ऑफ वहां पर हो जाएगी। ओके,
तो ओवरलोड कैपेसिटी बढ़ना एक डिजायरेबल हमारी परफॉर्मेंस है कि किसी भी मशीन का अगर ओवरलोड कैपेसिटी ज़्यादा हो तो एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हमें अच्छी बात होता है, ये डिजायरेबल होता है। ओके, तो ओवरलोड कैपेसिटी अगर बढ़ाना हो तो स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग को भी आपको क्या है, बढ़ाना पड़ेगा। ओके, सो स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग इज इंक्रीजिंग, इट्स इंक्रीजिंग द फ्लक्स पर पोल, हेंस द नंबर ऑफ टर्न्स रिक्वायर्ड फॉर डिजाइनिंग द मशीन इज लेस एंड हेंस द लीकेज रिएक्टेंस इज लेस। अगर नंबर ऑफ टर्न्स कम है तो लीकेज रिएक्टेंस कम होगा, अगर लीकेज रिएक्टेंस कम है तो ओवरलोड कैपेसिटी वहां पर बढ़ जाएगी। ओके, सो ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हो फॉर दिस ओवरलोड कैपेसिटी के। ओके, सो उसके बाद में हम कंक्लूड कर देंगे कि 50 हर्ट्ज मशीन, अगर कोई भी 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट होने वाली अगर कोई मशीन है तो उसकी स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग होनी चाहिए 0.3 से लेकर 0.6 वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर में वेबर पर मीटर स्क्वायर इट्स अ यूनिट ऑफ स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग, इट्स अ फ्लक्स पर यूनिट एरिया। सो फ्लक्स पर यूनिट एरिया, फ्लक्स का यूनिट होता है वेबर और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। सो डेंसिटी इज नथिंग बट अ फ्लक्स, इसे टेस्ला भी हम कर सकते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो उसकी रेंज जो है वो स्टैंडर्ड रेंज हमें कितनी होनी चाहिए, 0.3 से लेकर 0.6 तक। ओके, तो ये हमने कंक्लूड किया है। ओके, आफ्टर डिस्कसिंग दिस 4 पॉइंट्स। ओके, सो ये 4 इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं जब भी आप इलेक्ट्रिकल मशीन या फिर मोटर डिजाइन कर रहे हो तब। ओके, तो यहाँ पर फॉर्मूले आपने शायद लिख लिए होंगे, नोट डाउन करना है। ये फॉर्मूले से हमें क्या होता है, हम बता सकते हैं कि उनका रिलेशन कैसा है और उनके ऊपर हम 2 to 4 सेंटेंस हम एग्जाम्स में लिख सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक हम कवर कर लेते हैं जो कि हमारा है स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग। ओके, स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग। तो जैसे यहाँ पर हमने स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग को समझ लिया था कि स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग क्या होता है, इट्स अ फ्लक्स पर पोल। ओके, यानी कि फ्लक्स कितने पोल पे और कितना पर पोल, यानी कि नंबर ऑफ पोल्स है तो उसमें से हर एक पोल कितना फ्लक्स वहां पर जनरेट कर रहा है। ओके, सो दैट इज द स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग। अभी सिर्फ इसको मैग्नेटिक को हटाना है और इलेक्ट्रिक को लाना है, स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग, और उसे हम इंडिकेट करते हैं ऐसे। ओके, अभी आपको यहाँ ये समझना है, जैसे हमने फ्लक्स पर पोल वहां पर समझा था, तो यहाँ पर आपको ये समझना है स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग ये डिपेंड्स होता है करंट पे। ओके, अभी इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात हो रही है तो समझ में आ जाएगा, इलेक्ट्रिक यानी कि करंट पे डिपेंड्स होता है। अभी आपको ये समझना है कि अगर स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग बढ़ाना है यानी कि इनडायरेक्टली आपको क्या करना है, करंट को बढ़ाना है। ओके, तो सबसे फर्स्ट क्वांटिटी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे कॉपर लॉसेस। ओके, कॉपर लॉस इलेक्ट्रिकल है तो कॉपर लॉस, वहां पर मैग्नेटिक था तो आयरन लॉस आ गया। ओके, सो कॉपर लॉस, तो बताइए कॉपर लॉस क्या होता है। तो कॉपर लॉस तो मुझे ऐसे पढ़ाया गया है, आई स्क्वायर आर लॉस भी हम उसे याद रख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखो हाईलाइट हो जाता है आई, आई यानी कि करंट्स। ओके, सो करंट अगर बढ़ गया यानी कि इनडायरेक्टली मैं ये कह रहा हूं कि स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग अगर हमने बढ़ा दी, ओके, तो क्या होगा, करंट बढ़ जाएगा। करंट बढ़ जाएगा यानी कि आई स्क्वायर आर लॉसेस भी क्या हो गए, स्क्वायर टाइम से बढ़ जाएगी, यानी कि कॉपर लॉसेस बढ़ जाएंगे। ओके, सो यहाँ पर ये रिलेशन हो जाएगा कि स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग को बढ़ा दिया तो कॉपर लॉसेस भी हमारे क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो भाई हमें कॉपर लॉसेस तो बहुत कम होने चाहिए। ओके, सो दैट्स व्हाई वी हैव टू रिक्वायर और चॉइस द स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग एज लो एज पॉसिबल। ओके, जितनी कम आप स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग लोगे उतना ही कम लॉसेस, कॉपर लॉसेस वहां पर कम होंगे। ओके, सो ऑब्वियसली वी आर सेकेंडली टॉकिंग अबाउट द टेम्परेचर राइज। ओके, क्योंकि टेम्परेचर मोस्टली डिपेंड होता है इन लॉसेस पे, कॉपर लॉसेस पे, क्योंकि कॉपर लॉसेस डिपेंड होती है करंट पे, जितना ज्यादा लॉसेस उतना ज्यादा करंट उतना ज्यादा टेम्परेचर राइज। तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा टेम्परेचर राइज। तो टेम्परेचर राइज, तो बताइए टेम्परेचर राइज किस पे डिपेंड होता है, तो लॉस पे डिपेंड होता है। मोस्टली कौन से लॉसेस पे डिपेंड होता है, तो टोटल लॉसेस पे डिपेंड होता है, लेकिन ज्यादा तो इन्वॉल्वमेंट किसका होता है, तो कॉपर लॉस का इन्वॉल्वमेंट होता है, क्योंकि कॉपर लॉस डिपेंड करता है हमारे करंट पे। तो करंट यानी कि हमें क्या समझना है अभी, स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग यानी कि उसका सिंबल हम निकाल देंगे एसी।
ओके। तो अगर स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग बढ़ा दिए तो करंट बढ़ा जाएगा, करंट बढ़ा जाएगा तो कॉपर लॉस बढ़ जाएंगे, कॉपर लॉस बढ़ गए तो टेम्परेचर राइज भी हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो इंसुलेशन ब्रेकडाउन की पॉसिबिलिटी ज्यादा से ज्यादा होगी, और इंसुलेशन ब्रेकडाउन होते रहेंगे तो मशीन आपने डिजाइन कर दी है, लेकिन जब भी वो वर्किंग कंडीशन में होगी तो ज्यादा से ज्यादा मेंटेनेंस के लिए आपके पास रिटर्न आएंगे, मेंटेनेंस के लिए, यानी कि ज्यादा से ज्यादा उसमें फॉल्ट होगी। व्हाई? बिकॉज यू आर नॉट choice, you are not properly choice the specific electrical loading while you are considering the temperature. Okay, so this is depends upon the temperature. तो यहाँ पर ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा कि अगर AC बढ़ा दिया, यानी कि AC नहीं, अल्टरनेट, यानी कि स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग बढ़ा दिया, सो टेम्परेचर भी हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ओके, सो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए। ओके, then third we are talking about the voltage. Okay, voltage के बारे में। ओके, तो देखो स्टूडेंट, वोल्टेज, तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि हम जो पढ़ रहे हैं एसी है वो डिपेंड्स करेंगे करंट पे। ओके, अगर हमने करंट को यहाँ पर बढ़ा दिया, करंट को यहाँ पर बढ़ा दिया, ओके, तो ऑब्वियसली वोल्टेज क्या होगा, रिड्यूस होगा, रिड्यूस होगा नहीं। ओके, तो यहाँ पर अगर एसी बढ़ा दिया तो करंट भी बढ़ जाएगा, वोल्टेज भी बढ़ जाएगा ऑब्वियसली। ओके, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, अगर करंट को बढ़ा दिया तो वोल्टेज भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ओके, तो वोल्टेज भी बढ़ने वाला है, तो वोल्टेज अगर बढ़ गया तो उसका डायरेक्टली इफेक्ट होगा आपके इंसुलेशन पे। ओके, जो भी इंसुलेशन है वो आपके वोल्टेज पे डिपेंड होता है। ओके, इंसुलेशन, हमें ज्यादा से ज्यादा इंसुलेशन वहां पर यूज करना होता है जहां पर वोल्टेज, ये जो क्वांटिटी है वो ज्यादा होती है। ओके, अगर वोल्टेज बढ़ गया सो इंसुलेशन की स्ट्रेंथ भी हमें बढ़ानी पड़ेगी। ओके, अगर इंसुलेशन की स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ेगी तो इंसुलेशन की जो साइज हमें होती है वो भी ब्रॉड साइज वहां पर लेना होगा। जैसे कि मैं कोई अगर सिंपल पेपर इंसुलेशन वहां पर यूज कर रहा हूँ तो पेपर का इंसुलेशन छोड़ के मुझे मिका इंसुलेशन वहां पर यूज करना पड़ेगा, यानी कि कॉस्टली भी हो जाएगा, या फिर पेपर का साइज बढ़ाना पड़ेगा, इंसुलेशन को हमें स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। व्हाई? बिकॉज द वोल्टेज इज गोइंग टू बी इंक्रीज। लेकिन वोल्टेज क्यों बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है, लेकिन करंट यानी इनडायरेक्टली हम क्या बढ़ा रहे हैं, तो स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग। तो स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग अगर हम इंक्रीज करते हैं तो करंट यानी कि वोल्टेज बढ़ जाएगा, और उससे हमें इंसुलेशन में प्रॉपर फिटनेस नहीं आएगा, या इंसुलेशन को हम वहां पर प्रॉपरली डिजाइन नहीं कर पाएंगे। तो इंसुलेशन की एक तो कॉस्ट बढ़ जाएगी। ओके, हमें कॉस्ट इकोनॉमी भी देखना पड़ता है डिजाइन के वक्त, और सबसे मेन प्राइमरी फंक्शंस क्या हो जाएगा कि जो जगह है उसका जो विड्थ है, इंसुलेशन का विड्थ, वो इंसुलेशन का विड्थ बढ़ जाएगा, और इंसुलेशन का विड्थ बढ़ने से हमारी मशीन की जो साइज है वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ओके, सो इंक्रीजिंग वोल्टेज, सो ये कह देंगे कि हमारा एसी जो है, सो एसी इज अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V and it's affecting the all about the insulations। यहाँ वोल्टेज की जो बात करें वो सिर्फ और सिर्फ इंसुलेशन के लिए हम यहाँ पर वोल्टेज की बात यहाँ पर करें। ओके, उसके बाद में फोर्थ क्वांटिटी यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। फोर्थ क्वांटिटी हमारी फिर से आ जाएगी ओवरलोड कैपेसिटी। ओके, ओवरलोड कैपेसिटी। ओके, तो अभी ओवरलोड कैपेसिटी तो हमने देखा है, ओवरलोड कैपेसिटी वो जो रिलेट करता है वो रिलेट करते हैं लीकेज रिएक्टेंस से। तो ये तो हमें मालूम है कि एक्सेल हमारा उससे इस तरह से इनवर्सली रिलेशन है। ओके, अभी एक्सेल का यानी कि लीकेज रिएक्टेंस का स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग के साथ क्या रिलेशन है, एक्सेल स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग के साथ क्या रिलेशन आएगा, तो वही रिलेशन आएगा कि स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग यानी कि करंट। ओके, अगर हमने स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग बढ़ा दिया यानी कि करंट बढ़ा देंगे, और अगर करंट बढ़ा दिया तो जो भी नंबर ऑफ टर्न्स हमें वहां पर लगने वाले हैं वो भी बढ़ जाएंगे, स्टेटर में हो रोटर में हो व्हाटएवर। ओके, सो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ जाएंगे, और नंबर ऑफ टर्न्स अगर बढ़ गए तो यहाँ पर लीकेज रिएक्टेंस भी क्या होगा,
बढ़ जाएगा। ओके, सो लीकेज रिएक्टेंस का फॉर्मूला हम वहाँ डिराइव भी करने वाले हैं नेक्स्ट फ्यू लेक्चर्स के बाद में, तो वहाँ पर आपको ये डिटेल हो जाएगा, यानी कि क्लियर हो जाएगा कि हमारा लीकेज रिएक्टेंस नंबर ऑफ टर्न्स पे भी डिपेंड होता है कि नंबर ऑफ टर्न्स अगर बढ़ गए तो लीकेज रिएक्टेंस भी बढ़ जाएगा। ओके, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स क्यों बढ़ रहे हैं? बिकॉज करंट इन द एम्पियर बढ़ रहा है। करंट इन द एम्पियर इन द डायरेक्टली वी कैन से दैट द specific electrical loading is goes on increasing and that's why the XL is also increasing। अगर XL यानी कि लीकेज रिएक्टेंस अगर बढ़ रहा है तो ओवरलोड कैपेसिटी हमारी कम हो जाएगी। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग अगर हमने जो चॉइस है अगर ज्यादा लार्ज अमाउंट में अगर वहां पर कन्वे कर दी तो हमारा ओवरलोड कैपेसिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग। ओके, तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है ये बहुत ही आपको हेल्प करेगा। ये दो टाइप के जो कि हमने स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग, स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग और जो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था लेंथ ऑफ एयर गैप के चॉइस कि लेंथ ऑफ एयर गैप कैसे होनी चाहिए। ओके, सो उसमें पावर फैक्टर, ओवरलोड कैपेसिटी, तो ओवरलोड कैपेसिटी तीनों पार्ट में वहां पर है। ओके, तो ये फॉर्मूले से आप डिराइव कर सकते हो। यहाँ से आप हर एक का 4 से 5 सेंटेंस वहां पर बना सकते हो इजीली और आप एक्सप्लेन कर सकते हो डिटेल्स में। ओके, सब और उसके बाद में आ जाएगा कंक्लूड कर लेंगे अकॉर्डिंग टू दिस 4 की स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग हमें कौन से रेंज में लेना है। सो हमें वो लेना है 5000 से लेकर 45,000 एम्पियर कंडक्टर पर मीटर। कितना होता है यूनिट क्या होता है? एम्पियर कंडक्टर पर मीटर। ओके, तो फाइनली ये कंक्लूजन हो गया कि 5000 टू 45,000 एम्पियर कंडक्टर पर मीटर में हमें क्या करना होता है? स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग को हमें चॉइस करनी होती है in order to see or in order to keep in mind this all electrical 4 important parameters while you are going to design a 3-phase induction motors। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।